स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज का जो वीडियो है जान लीजिए ये क्या है। मेजर पेपर 16 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 2, 1 और 3 बना दिया है सेमेस्टर 7 के लिए। इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। आपको क्विक में मैं रिविजन कराऊंगा। जो क्वेश्चन को आपको घंटों लग जाएंगे अभी पढ़ने में, आपको मैं लगातार बैक टू बैक बिना समझाए केवल रीड करके आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए 8 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं 8 में से तोड़ मरोड़ करके आपको टोटल 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उसी को बनाने हैं, ध्यान से सुनिए। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला। गांधीवादी चिंतन का प्रमुख स्रोतों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। लिख लीजिए अपने कॉपी पे, अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हैं, आपके पास टाइम है तो। गांधी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह संबंधी विचार की विस्तार पूर्वक विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। गांधी के न्यासिता सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। महिलाओं के संबंध में गांधी के विचारों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। गांधीवादी विकास मॉडल की प्रमुख विशेषताओं की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। गांधी के पर्यावरण संबंधी विचारों की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। गांधीवादी विकास मॉडल और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध की विस्तार पूर्वक विवेचना करें। अब जो हम लोग बिना रुके मैं आपको बता दूंगा किन किन, यहां पर मैंने एकदम एक एक लाइन में मैंने आपको आंसर को दिया है। आपको एक्सप्लेन खुद करना है, मैं टॉपिक समझाते जाऊंगा। गांधीवादी चिंतन जो गांधी जी का सोच था, उसका जो स्रोत था, कहां से उनको ये सोच प्राप्त हुआ था, उसके बारे में व्याख्या करना। तो भूमिका आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी का चिंतन किसी एक विचारधारा या व्यक्ति से प्रभावित नहीं था। उनके विचारों का निर्माण भारतीय धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराओं, विभिन्न चिंतकों तथा उसके स्वयं के जीवन अनुभव के आधार पर हुआ। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय और स्वराज जैसे उनके विचार इन्हीं विभिन्न स्रोतों के समन्वय का परिणाम थे। गांधीवादी जो चिंतन था उसका प्रमुख स्रोत जो है, यहां पर मैंने कम से कम आपको 10 बता दिया, आप 4-5 तो जरूर याद रखेंगे, जिसमें भगवत गीता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव परंपरा, श्रीमद राजचंद्र, गोपाल कृष्ण गोखले और बस इतना ही आप जरूर इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको केवल लिख दे कि भगवत गीता से गांधीवाद का चिंतन के बारे में बताइए, ऐसा कुछ। तो भगवत गीता से क्या, गांधी जी के लिए गीता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे उन्होंने निष्काम कर्म, आत्म संयम और कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है उनको, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको क्या समझना है, ये जो मैंने ब्लू कलर का पॉइंट बनाया है, इसमें आपको लिखना है कम से कम एक पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से करके आप सबको समझ लीजिएगा। अब एग्जाम से पहले आप देख रहे हैं इसलिए मैं क्विक में रिविजन करा रहा हूं। जैन धर्म से गांधी को अहिंसा, अपरिग्रह और आत्म संयम जैसे विचारों की प्रेरणा मिली। विशेष रूप से अहिंसा उनके चिंतन का प्रमुख आधार बनी। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के करुणा, प्रेम, त्याग और अहिंसा संबंधी विचारों का गांधी पर प्रभाव पड़ा। वैष्णव परंपरा का बात करें तो वैष्णव विचारधारा से गांधी को प्रेम, सेवा, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि की प्रेरणा मिली। श्रीमद राजचंद्र गांधी के आध्यात्मिक जीवन और नैतिक चिंतन के विकास में श्रीमद जयचंद्र का महत्वपूर्ण प्रभाव था। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनसे गांधी ने भारतीय राजनीतिक सार्वजनिक सेवा और व्यवहारिक राजनीति जीवन की प्रेरणा प्राप्त की। लियो टॉल्स्टॉय, ये जो टॉल्स्टॉय थे, क्या टॉल्स्टॉय कहेंगे, हाँ, टॉल्स्टॉय के विचारों से गांधी को प्रेम, अहिंसा और नैतिक जीवन की प्रेरणा मिली। रस्किन क्या है, तो रस्किन की अनटू दिस लास्ट के गांधी प्रभावित हुए। इससे क्या होता है, गांधी एक बुक है, इससे गांधी प्रभावित होते हैं। इससे उन्हें श्रम की प्रतिष्ठा, आर्थिक समानता और सर्वोदय के विचार को विकसित करने में सहायता मिली। फुल वीडियो देखना है तो आप जाकर के पार्ट 1 पार्ट 2 चेक कीजिए, और आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने तो पार्ट 3 चेक कीजिए। ये पार्ट 4 में पूरा रिवीजन हो रहा है। सब्सक्राइब कीजिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते जाएंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट करता जाऊंगा। जैसे ही डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हेनरी डेविड थोरो के विचारों ने गांधी के सविनय अवज्ञा और अन्यायपूर्ण कानूनों के शांतिपूर्ण विरोध संबंधी विचारों को प्रभावित किया था। अफ्रीका के अनुभव, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और अन्याय का गांधी ने स्वयं अनुभव किया। इन्हीं अनुभवों ने सत्याग्रह और अहिंसक संघर्ष की व्यवहारिक पद्धति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष देखें तो इस प्रकार गांधीवादी चिंतन भारतीय धार्मिक परंपरा, भारतीय चिंतकों, पाश्चात्य विचारकों और गांधी के व्यक्तिगत अनुभवों का समन्वित रूप है। गांधी ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विचारों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने अनुभवों और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया। इसी कारण उनका चिंतन केवल धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा न रहकर सत्य, अहिंसा, नैतिकता, सामाजिक न्याय और मानव कल्याण पर आधारित व्यापक जीवन दर्शन बन गया।
अगला क्वेश्चन बनता है कि गांधी के सत्य अहिंसा सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो भूमिका लिखेंगे, गांधीवादी चिंतन में सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का केंद्रीय स्थान है, सबसे मेन है ये, ठीक है। गांधी ने इन तीनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना। उनके अनुसार सत्य जीवन का लक्ष्य है, अहिंसा उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है और सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करने की पद्धति है। प्रमुख सिद्धांत देखें तो सत्य, गांधी के लिए सत्य केवल सही बात बोलना नहीं था, बल्कि विचार, वचन और कर्म में सत्यनिष्ठ रखना था। उन्होंने सत्य को ईश्वर के समान माना और सत्य की खोज को मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। अहिंसा का अर्थ गांधी के अनुसार केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं था, मन, वचन और कर्म, घृणा, द्वेष और हिंसा का त्याग करना भी था। गांधी जी अहिंसा को कमजोर नहीं बल्कि साहस और आत्मबल की शक्ति मानते थे। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति दृढ़ आग्रह। इसमें अन्याय का विरोध हिंसा किए बिना किया जाता है। सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहता लेकिन अपने विरोधी के प्रति घृणा नहीं रखता। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का संबंध देखें तो गांधी के अनुसार सत्य लक्ष्य, अहिंसा साधन और सत्याग्रह का उस साधन के माध्यम से सत्य के लिए संघर्ष है। इन तीनों के समन्वय से गांधी ने राजनीतिक संघर्ष को नैतिक आधार प्रदान किया। निष्कर्ष देखें तो अतः सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह गांधीवादी चिंतन के तीन प्रमुख महत्वपूर्ण आधार हैं। गांधी ने इन्हें केवल सिद्धांत के रूप में नहीं रखा, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया। इन सिद्धांतों ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ने और बिना हिंसा के अन्याय का विरोध करने का नया मार्ग प्रस्तुत किया। इसी कारण गांधी का सत्य और अहिंसा आधारित संघर्ष विश्व भर में प्रभावशाली माना जाता है। अगला टॉपिक है हमारा, गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। भूमिका पढ़ेंगे तो गांधी के राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में ग्राम स्वराज का विशेष महत्व है। उनका मानना था कि भारत की वास्तविक शक्ति उनके गांवों में निवास करती है, इसलिए स्वतंत्र भारत का निर्माण मजबूत, आत्मनिर्भर और स्वशासी गांवों के आधार पर होना चाहिए। ग्राम स्वराज का ये देखें मुख्य आयाम, तो यहाँ बताया जा रहा है ग्राम स्वराज का अर्थ है गांव का अपना शासन या स्वशासन। गांधी चाहते थे कि गांव अपने स्थानीय मामलों का निर्णय स्वयं करे और जनता की भागीदारी से ग्राम पंचायत के माध्यम से शासन चलाए। विकेंद्रीकरण की बात करें तो गांधी सत्ता के केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। उनके अनुसार राजनीति और आर्थिक शक्ति गांवों तथा स्थानीय समुदायों तक पहुंचना आवश्यक है। मतलब केंद्र से कंट्रोल करने से अच्छा आप लोग विकेंद्रीकरण, मतलब हर एक जगह से कंट्रोल किया जाए, हर जगह पंचायत रहे। आर्थिक आत्मनिर्भरता, ग्राम स्वराज में गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना महत्वपूर्ण था। इसके लिए गांधी ने कृषि, चरखा, खादी, कुटीर उद्योग और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया। सामाजिक समानता, गांधी के आदर्श गांव में जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब सबको इक्वल सम्मान और सबको अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा और स्वच्छता, गांधी जी ग्राम स्वराज में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही गांव का सही विकास कर सकते हैं। निष्कर्ष देखें तो इस प्रकार गांधी का ग्राम स्वराज केवल ग्राम पंचायत की व्यवस्था नहीं, बल्कि स्वशासन, आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, सामाजिक समानता और जन भागीदारी पर आधारित आदर्श ग्रामीण समाज था। गांधी का विश्वास था कि यदि गांव आत्मनिर्भर और मजबूत होंगे तो राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए ग्राम स्वराज उनके स्वराज और सर्वोदय के विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांधी के न्यासिता सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। गांधी के आर्थिक चिंतन में न्यासिता का महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी ने समाज में मौजूद आर्थिक असमानता और धन के असमान वितरण को दूर करने के लिए न्यासिता का विचार प्रस्तुत किया। वे हिंसक वर्ग संघर्ष के बजाय नैतिक और अहिंसक परिवर्तन के पक्षधर थे। न्यासिता सिद्धांत के प्रमुख तत्व, न्यासिता का अर्थ है कि धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति को केवल निजी संपत्ति ना मानकर समाज की अमानत समझे कि समाज का भी इसमें हक है। तो जो अमीर व्यक्ति है वो बाकी लोग का सहायता भी करे, वह स्वयं उस संपत्ति का न्यासी माने और उसका उपयोग समाज के हित में करे। संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण, गांधी जी
निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए संपत्ति रख सकता है, लेकिन अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग समाज और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। आर्थिक समानता की बात करें तो न्यासीता का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच आर्थिक अंतर को कम करना था। गांधी चाहते थे कि धनवान लोग स्वेच्छा से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझे और समाज के कमजोर वर्गों को हित में योगदान दे। अहिंसा और वर्ग सहयोग। गांधी पूंजीपति और श्रमिक के बीच हिंसक संघर्ष के बजाय वर्ग सहयोग के पक्षधर थे। न्यासीता इसी अहिंसक आर्थिक व्यवस्था की कल्पना करती है। निष्कर्ष देखें तो गांधी का न्यासीता सिद्धांत संपत्ति को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ता है। इसका उद्देश्य धन का केवल व्यक्तिगत संग्रह न होकर समाज के व्यापक कल्याण के लिए उपयोग करना है। न्यासीता के माध्यम से गांधी आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय और अहिंसा और सर्वोदय की स्थापना करना चाहते थे। इस दृष्टि से यह गांधी की आर्थिक और नैतिक चिंतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं के संबंध में गांधी के विचार का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो भूमिका लिखेंगे, गांधी ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने को सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनका मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब संभव नहीं है जब तक महिलाओं को समान अवसर और स्वतंत्र भूमिका प्राप्त न हो। प्रमुख विचार एवं दृष्टिकोण देखें। महिला पुरुष समानता। गांधी जी जो है महिला और पुरुष दोनों को समाज के समान रूप में महत्वपूर्ण अंग मानते थे। वे महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देने के पक्षधर थे। महिला शिक्षा। गांधी जी जो है महिला की शिक्षा को आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। शिक्षा से महिला में आत्मविश्वास, जागरूकता और अपने अधिकार के प्रति चेतना विकसित होती है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। गांधी ने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध जन जागरण का समर्थन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। गांधी ने महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। महिलाओं ने सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आत्मनिर्भरता की बात करें तो गांधी महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से युक्त देखना चाहते थे। चरखा, खादी और रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष देखें तो इस प्रकार गांधी के महिला संबंधी विचार समानता, शिक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी पर आधारित थे। उन्होंने महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति माना। गांधी के प्रयासों से महिलाएं सार्वजनिक जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुई। इसलिए उनके महिला संबंधी विचार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, गांधीवादी विकास मॉडल की प्रमुख विशेषताओं की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। गांधी का विकास मॉडल केवल आर्थिक वृद्धि पर आधारित नहीं था। उनके अनुसार वास्तविक विकास वही है जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण कल्याण, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और नैतिक विकास शामिल हो। विकास मॉडल की प्रमुख विशेषताएं। मानव केंद्रित विकास। गांधी विकास का केंद्र मनुष्य को मानते थे। उनका विचार था कि विकास का लाभ केवल अमीर या शक्तिशाली वर्ग तक सीमित न रहकर गरीब और कमजोर लोगों तक भी पहुंचे। आत्मनिर्भरता। गांधी जी का स्थानीय स्थानीय श्रम के उपयोग पर बल देते थे। वे गांवों को कृषि, कुटीर उद्योग और स्थानीय उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। विकेंद्रीकरण मैंने तभी बताया कि गांधी जो है वो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में केंद्रीकरण के विरोधी थे, कि मतलब एक जगह से कंट्रोल नहीं होगा। उनका मानना था कि शक्ति और संसाधनों का वितरण स्थानीय स्तर तक होना चाहिए। समिति की आवश्यकताएं, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, गांधी सादा जीवन और समिति आवश्यकताओं के पक्षधर थे। उनका मानना था कि असीमित इच्छाएं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और असमानता को बढ़ाती है। कुटीर उद्योग की बात करें तो गांधी ने चरखा, खादी और कुटीर उद्योगों को ग्रामीण रोजगार तथा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण साधन माना है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो इस प्रकार गांधीवादी विकास मॉडल आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय, सीमित उपभोग और मानव कल्याण पर आधारित है। यह केवल आर्थिक विकास के बजाय समग्र विकास पर बल देता है।
आज बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय संकट के दौर में गांधी का स्थानीय उत्पादन, सादगी और आत्मनिर्भरता का विचार विशेष रूप से प्रासंगिक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि गांधी के पर्यावरण संबंधी विचार का विस्तार पूर्वक चर्चा की। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसमें गांधी का पर्यावरण संबंधी भूमिका को समझना है। भूमिका देखेंगे, यद्यपि गांधी ने आधुनिक अर्थों में अलग से कोई पर्यावरण सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी उनके सादा जीवन, सीमित उपभोग, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ संतुलन संबंधी विचार पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। टॉपिक आपको खुद बनाना है, टॉपिक मैं खुद बता दे रहा हूं, लेकिन आंसर आपको खुद लॉन्ग करना है उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। पर्यावरण चिंतन के प्रमुख बिंदु, सीमित उपभोग। गांधी मनुष्य की असीमित इच्छाओं के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि आवश्यकता और लालच में अंतर होना चाहिए। अत्यधिक उपभोग जो है प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दबाव डालता है उस पर। प्रकृति के साथ संतुलन। गांधी जी प्रकृति को केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने का साधन नहीं मानते थे। उनके विचार में मनुष्य को प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और संतुलन बनाकर रहना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग देखें तो गांधी स्थानीय संसाधनों और स्थानीय उत्पादन को महत्व देते थे। इससे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, स्थानीय आत्मनिर्भरता और संतुलित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता था। आप लोगों को अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ऐड होना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। लिंक मैं वहां पर मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल का। गरीबों और पर्यावरण का संबंध। प्रकृति संसाधनों के अत्यधिक दोहन का प्रभाव समाज के गरीब और कमजोर वर्गों पर अधिक पड़ता है। इसलिए गांधीवादी दृष्टिकोण में पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक न्याय से जोड़ा जा सकता है। सतत विकास देखें तो गांधी के सीमित उपभोग और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी वाले विचार आज सतत विकास की अवधारणा से जोड़े जा सकते हैं। निष्कर्ष देखें तो गांधी के पर्यावरण संबंधी विचार का आधार सादगी, सीमित आवश्यकताएं, संतुलित उपभोग और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी है। उनका दृष्टिकोण मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलित संबंध स्थापित करने पर बल देता है। आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन जैसी समस्याओं के समय गांधी का सादा जीवन और सीमित उपभोग का संदेश पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। आगे देखिए, गांधीवादी विकास मॉडल और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। पहला है भूमिका कि गांधीवादी विकास मॉडल जो है ये पर्यावरण संरक्षण के बीच गहरा संबंध है। गांधी ऐसा विचार चाहते थे जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ प्रकृति, मानव जीवन और भविष्य की पीढ़ियां भी उनके भी हितों का ध्यान रखा जाए। तो समझते हैं सबसे पहला यहाँ पर मैं अंतर संबंध के प्रमुख आधार। सीमित उपभोग। गांधीवादी विकास मॉडल के में सीमित आवश्यकताओं और सादगी को महत्व दिया गया है। इससे अनावश्यक उपभोग कम होता है और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव घटाया जा सकता है। विकेंद्रीकरण और स्थानीय उत्पादन। गांधी के विकेंद्रीकरण और स्थानीय उत्पादन के विचार गांवों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देते हैं। स्थानीय संसाधनों का संतुलित उपयोग पर्यावरण पर अनावश्यक दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है। कुटीर उद्योग की बात करें, वही सब टॉपिक है जो सब में रिपीट हो रहा है। कुटीर उद्योग गांधीवादी विकास मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका उद्देश्य स्थानीय रोजगार और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे विकास का लाभ ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचता है और आर्थिक गतिविधियां स्थानीय स्तर पर विकसित होती हैं। सतत विकास के संबंध। गांधी का विचार था कि वर्तमान में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा करते समय भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। यही विचार आधुनिक सतत विकास की भावना से जुड़ा है। सामाजिक न्याय की बात करें तो गांधीवादी विकास केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह भी देखता है कि विकास का लाभ गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इसलिए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा सकता है। निष्कर्ष समझे तो इस प्रकार गांधीवादी विकास मॉडल आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलित स्थापित करने की दिशा में मार्गदर्शन देता है। सीमित उपभोग की बात करें तो आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण और स्थानीय उत्पादन इसके प्रमुख आधार हैं। आज जब दुनिया पर्यावरणीय संकट, संसाधनों की कमी और संतुलित विकास जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, तब गांधीवादी विकास दृष्टिकोण अधिक टिकाऊ, संतुलित और मानव केंद्रीकृत विकास की दिशा दिखाता है। तो यहां पर मैं जो है आपका कंप्लीट हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले का पार्ट 1 2 3 4 जाके आप देख लीजिए। और भी वीडियोस आने वाले, सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपके फ्रंट पेज में ही आ जाए। अब MJ 17 के प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।